Hello everyone, this is Mohinder Rana and today I'm going to discuss about section 194H. 194 सेक्शन H जो है वो क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर आप कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज किसी को दे रहे हैं तो आप जो है लाइबल हैं उसका टीडीएस काटने के लिए, ठीक है। और इस सेक्शन को लेके बजट 2024 में क्या अमेंडमेंट हुई है, ये सारी की सारी बात हम लोग इस सेक्शन में करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, क्योंकि अगर आपने कहीं भी जॉब करनी है या कहीं पे भी अगर आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो सर आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, या कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जॉब को कंटिन्यू करने के लिए अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो यू विल नॉट बी सक्सीड इन योर लाइफ, राइट। तो सेक्शन 194H जो है क्या बोलता है? सेक्शन 194H ये बोलता है कि भाई अगर आप, अच्छा वन मोर थिंग, आपको 194D के अंदर इसको मिक्सअप नहीं करना है, इसको मिक्स नहीं करना है, सो अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट सेक्शन इज स्पेशली फॉर द इंश्योरेंस एजेंट। वो इंश्योरेंस एजेंट तो कमीशन तो कोई भी हो सकती है, कमीशन कोई भी हो सकती है, तो उसमें सिर्फ बाकी जो कमीशन हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। अब यहाँ पे एक डिडक्टर की बात कर लेते हैं। डिडक्टर जो है वो क्या बोलता है? डिडक्टर कौन होता है? एक ऐसा बंदा जो अपनी पूरे साल में जिसकी जो है टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ऊपर है, या कोई प्रोफेशनल बंदा जैसे कि आप जो है एडवोकेट हैं, या फिर आपको एक डॉक्टर है, या एक लॉयर है, या फिर एक आर्किटेक्ट हैं। देयर आर सो मेनी कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी एक वीडियो बता दूंगा, लेकिन इसकी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपको प्रोफेशनल के अंदर कौन से आते हैं वो सारी की सारी चीज़ जो है हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि सेक्शन 194D जो एजेंट वाला है, इसको उसके साथ मिक्सअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप इट दैट सेक्शन इज स्पेशली सेपरेट, ओके। उसके बाद डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टर होता है भाई आप डिडक्टर मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअल होता है, HUF होता है। आप एक इंडिविजुअल है, उसकी भी सेक्शन है सर कि आपको कैसे डिपॉजिट कराना है, दैट इज सेपरेट काउंटिंग होती है उसकी, कोई डिपॉजिट कराने के क्या रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिडक्टिव कौन है? आप पेमेंट तो किसी को भी कर सकते हैं भैया, आप जो है इंडिविजुअल को कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी कंपनी को कर रहे हैं, या फिर अदर इंडिविजुअल को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आप जो है टैक्स काटेंगे, और किसका काटेंगे मैंने आपको बता दिया। कोई भी इसके अंदर आता है यू विल डिडक्ट दैट टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट क्या हो सकती है? अगर किसी भी पर्सन को 15,000 से ज़्यादा अगर आप 1 साल में कमीशन दे रहे हैं तो आपके ऊपर राइट बनता है कि आप उसको टीडीएस को काटना है, और तभी आपको उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। और 15,000 किसी भी तरह से हो सकती है। पहले टाइम में भी 5,000 हो सकती है, उसके बाद भी आपने 7,000 हो सकती है, उसके बाद 3,000 हो। लेकिन जो पहली टाइम हो तो आपको थोड़ी पता उसके फ्यूचर में क्या उसकी कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, वो हमारे साथ बिजनेस करेगा नहीं करेगा, उसके तक कमीशन होने वाला। तो पहले दूसरे तीसरे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर उसका कमीशन 15,000 से कम है, 1 लाख जैसे पेमेंट कर रहे हैं तो आप जो है 1 लाख का कमीशन अगर काट रहे हैं, आई मीन दे रहे हैं, तो आप जो है एक लाइबल है टीडीएस काटने के लिए। 15,000 से ऊपर का कोई भी अमाउंट होगा आप जो है उसको टीडीएस काटने के लिए लाइबल है, इसके बिना आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये इस सेक्शन का बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली तरीके से कहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर जो है टीडीएस ये वगैरह नहीं काटेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे सेक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती है। सो दैट डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। डोंट पुट योर सेल्फ इन एनी ट्रबल until you know all the rules। तो पहले रूल्स को जान लीजिए, तभी आप जो है चीज़ों को आगे बढ़िए, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी है। पेइंग कमीशन टू द ब्रोकरेज टू रेजिडेंट, कोई भी ऐसे रेजिडेंट पर्सन को अगर आपको कमीशन पे कर रहे हैं 15-5, उसका नेचर ऑफ पेमेंट कैसी मैंने आपको बता दिया। उसको टीडीएस क्या रेट है? अभी जो रेट चल रहा है वो 5% है। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि इस अमेंडमेंट, इस बजट में क्या अमेंडमेंट हुई है इस सेक्शन को लेके अमेंडमेंट हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें अभी सेपरेट करूंगा, पर पहले आपको समझ तो आ जाए कि पहले ये भी सेक्शन 94H बोलता क्या है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार होने वाला है। चाहे आप कोई CA का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप CS का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारे के सारे वहाँ पर सिर्फ 3-4 वर्ड में ही क्वेश्चन आता है, और वहीं पर आपको इसमें अटैम्प्ट करना है। और अगर आपको ज़्यादा लंबा आ जाता है तो फिर आपको वहाँ पे मैनिपुलेट की जाती है चीज़ें, भाई ऐसे नहीं आपको देना है।
आपको ये चीज़ ऐसी थी, ए ये था, उसने बी को दिया, बी का सी को दिया, ये ऐसी पेमेंट है, ये ऐसी पेमेंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में क्लियर हो कर पाएंगे किसी भी चीज़ को. सो डोंट फाइंड एनी शॉर्टकट इन योर लाइफ. दिस इज द बेसिक ऑफ एनी एग्जाम एंड दिस इज द टॉप फंडा ऑफ योर लाइफ. ठीक है. उसके बाद हमने बात कर ली है इसकी 1 करोड़, और मैंने आपको बता दिया 50 लाख का मैंने सेक्शन आपको बता दिया. तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है अपने माइंड में, तभी जाके इसको आगे बढ़ना है. ठीक है. क्योंकि ऐसे आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अंटिल यू नो ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो मैं इसमें बता दूंगा, उसमें कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट. अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि इसमें जो पर्सन है वो करते क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है उन पर्सन का एजेंट की बात बता देता हूँ कि एजेंट क्या होता है. किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं, मतलब आप पर्सन को जोड़ रहे हैं किसी मेन कंपनी. आप मेन कंपनी नहीं हो, आप तो एक बीच में मीडिएटर हो. तो आप जो है एजेंट होता है तो उसको कमीशन मिलता है, तो उसके लिए वो सर्विस करता है. भाई सर्विस प्रोवाइड तो करा रहा है, और क्या कर रहा है वो. तो उस केस में भाई प्रोफेशनल सर्विस में थोड़ी हो सकती है ऐसे किसी पर्सन को सर्विस करा रहे हो. प्रोफेशनल तो बंदा वो ही करा सकता है ना. मान लीजिए एक सीए है, आप बीच में आ गए, भाई चलो सीए के पास, चलो सीए के पास काम धंधा. अरे भाई आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सर्विस तो वो देगा. तो इस केस में उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया नेचर ऑफ वर्क में, उसमें सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए. दूसरे केस में हम ये कहते हैं कि भाई ऐसी कोई गुड्स आप सेल कर रहे हो, भाई मैं एक बीच का एजेंट हूँ, मैं मान लीजिए एप्पल का एजेंट हूँ बीच में. तो मेरे को एप्पल ने ये बोला कि भाई आप जो है मेरे अगर मोबाइल फ़ोन सेल करोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा. अब भाई एप्पल का तो काम है, उसने कुछ करना थोड़ी है, आपने तो उसको समझाना ही है, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ नहीं है, प्रोफेशनल नहीं आता है. आपने तो सेल करना उसको, भैया ठीक है सेल कर दो. अब एप्पल क्या करेगा, आपको कमीशन देगा. अब कमीशन देगा तो भाई एप्पल तो आपसे पैसा काटेगा. जब भी आपको कोई कमीशन की पेमेंट करेगा, कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट करेगा, तो आपको जो है पेमेंट काट के देगा वो. यही इस चीज़ का बिजनेस की जो है क्लैरिटी है. आप ये समझ लिए, आप किसी बिहार पे काम करो, उसके बाद ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आपने वैल्यूएबल एसेट्स की अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आर्टिकल की अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी के बिहार पे अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें कि आपको कोई कमीशन मिल रहा है, इन सच ए कि यू आर आल्सो लाइबल टू डिडक्ट, और आपका टैक्स जो काट दिया जाएगा. आई मीन द कंपनी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग एनी टैक्स फ्रॉम योर कमीशन. ये इसकी ब्यूटी है. इसकी ब्यूटी क्या बताया मैंने आप सेक्शन की, भाई आप जो है किसी दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हो, आपका तो कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर. नाउ हम बात करते हैं अभी जो सेक्शन 194H है वो क्या बोलता है, उसका सेक्शन का जो टीडीएस का रेट है वो 5% है. मान लीजिए 1 लाख का आपको कमीशन मिल रहा है, तो कंपनी आपको जो है आपको अगर एक कमीशन आप एक इंडिविजुअल हो ना, तो आप जो है 95 का कमीशन पे कर 1 लाख का कमीशन आप पे कर रहे हो, तो आपको 5% काट लोगे. 95,000 पेमेंट जो है आप करने वाले हो किसी को. ठीक है. आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपने 1 लाख देना, बिकॉज आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर है. तो आपका ये राइट बनता है कि आप उसमें से टीडीएस काट के उसको पेमेंट करो. ये किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. इंडिविजुअल का के ऊपर भी जो है राइट्स. अरे भाई इनकम टैक्स है भाई, अब जब ये सही से आपका टैक्स डिडक्शन होगा, हर किसी पर्सन का सही से कलेक्शन करेंगे, तभी तो आप लोगों को ये फैसिलिटी मिल पाएंगे. कोई सारे का सारा जो है ये पैसा है वो आपको आपके ही सारे बेनिफिट के लिए लगा जाता है, हमारी पब्लिक के लिए लगा जाता है. आपके हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, रोड्स हैं, सो मैनी फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग. सो इन सच ए केस यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट कि भी मेरा टैक्स काट. अरे भाई टैक्स तो कटेगा ना, अब कमाई कर रहे हो तो कटेगा. ये रूल्स बने हुए, आज से थोड़ी बने हुए हैं. पहले लगान देते थे, अब गवर्नमेंट को टैक्स दो. यही इस सेक्शन का कहना है. ठीक है. 5% की मैंने आपको बात बता दी, लेकिन इसकी एक और खासियत है कि अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आपका टीडीएस काटने वाले हैं 20%. भाई कोई पर्सन आपको पैन ही नहीं दे रहा, क्या करोगे? बोलेगा भाई मैं तो नहीं दे रहा, मेरे पास तो नहीं है.
ठीक है भाई मत दे, मैं तो टीडीएस काट लूँगा। सर नहीं काटो, मत काट। अरे भाई कैसे नहीं काटूँ, मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, मेरे ऊपर पेनल्टियाँ आ जाएंगी, व्हाई शुड आई डू। तो वो करेगा नहीं, वो आपको काट के दे देगा। मान लीजिए 1 लाख आप कमीशन उसको पे कर रहे हो, तो भाई साहब आपने उसको 20,000 काट के पैसा देना है, मतलब 80,000 यू विल पे टू हिम बिकॉज ही डिड नॉट प्रोवाइड यू पैन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्शन कि भाई आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उनके पास और रेट मत दे भाई, अपने पैन नहीं देना मत दे, हम तो आपका टैक्स काट लेंगे, और अगर पैन देता है तो हम आपका भी 5% काटेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बात अभी पेंडिंग है कि भाई अभी इस बजट में अभी क्या पेंडिंग है, लेकिन अब तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है सेक्शन की। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये चीज़ें मतलब बहुत छोटी सी चीज़ें आई मीन कि भाई कि क्या कहने का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपको जो है कोई आपको टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे हैं, कमीशन पे टू इंश्योरेंस लोन अंडर राइटर्स, कोई भी आप ऐसे कुछ अंडर राइटर्स होते हैं जो क्लेम को पास करते हैं, अगर आप उसको कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कमीशन एज ए कमीशन, तो सर आपका उसमें टीडीएस काटने वाले नहीं हो। अंडर राइटर ही आपको पता है क्लेम्स को पास करता है, अंडर राइटर ही लोन को असेस करता है। तो उस केस में आपको जो भी कमीशन उसमें पे करने वाले हो, आपको उसमें जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ना तो कटा जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसमें काटना जाने की। ठीक है, एक और सेक्शन है इसके अंदर कि भाई अगर आपके पास जो है सेक्शन 197 एप्लीकेबल होता है, 197 एप्लीकेबल ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपका टैक्स नहीं काटा जाए। 190 सेक्शन एक ब्रॉड सेक्शन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सर इसको बताना बहुत टिपिकल है, क्योंकि टिपिकल इसलिए क्योंकि लेंथी हो जाएगी वीडियो। आई डोंट नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ओके, उसके बाद कोई भी अगर आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी आप अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप आई मीन MTNL को या फिर BSNL को आपको उस तरह का सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और उसमें सो इंटरेस्ट फ्रॉम द NRI अकाउंट में कोई ज़रूरत नहीं है ये सब TDS काटने की, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड का कोई भी ऐसा अगर आपको कमीशन अगर दिया जा रहा है तो आई मीन पे कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें जो है आपको TDS काटने की। इन चीज़ों को बहुत क्लियरली किए जो है इसमें किया गया हुआ है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल क्लेम्स ट्रिब्यूनल, अगर आप कोई भी आपका क्लेम ऐसी कोई एजेंसी आपको जो है आपको ने देखा होगा, आपका जो गाड़ियों का क्लेम वाली एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्लेम मिलता है, तो भाई क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको खुद देने आती है? नहीं भाई, उसके बीच में इंटरमीडिएटर होते हैं। तो भाई साहब उसको कुछ भी अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका TDS जो है नहीं काटने वाले हो। ये ऑलरेडी क्लियर किया है 194H में कि भाई आप उनका TDS नहीं काटोगे। ठीक है, TDS क्यों नहीं काटोगे भाई? वो ऑलरेडी करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स से बचने की कोशिश थोड़ी कर रहे हैं, तो आपका TDS नहीं मना कर। इसीलिए सेक्शन बोलता है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं ऐसे बंदों को काटने की। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है? यू गेट माई पॉइंट कि भाई आप एक मोटर व्हीकल कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, वो थर्ड पार्टी है और वो करोड़ों का काम करती है, मतलब करोड़ों अरबों खरबों का काम करती है, तो क्या वो टैक्स को सेव करेगी? तो TDS तो इसलिए काटा जाता है कि भाई ये बंदा सेव ना कर ले अपने आप को टैक्स को। तो ये सारी ब्यूटी थी उस सेक्शन की। और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं ये वीडियो बन रहा है, जो TDS का रेट था पहले जो 5% था सर, अब मिसेस सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2024 में रिड्यूस करके इसको 2% कर दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट हैज़ बीन रिड्यूस। और ये अभी मैं बात करने वाला हूँ कि ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है। सबसे पहले ये जान लो कि भाई जो भी TDS काटता है पर्सन, उसको 7 तारीख को जमा कराना होता है। जैसे 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपने भाई 50,000 रुपये TDS काटा, तो भाई साहब 7 सितंबर तक जो है उसको जो है TDS जमा कराना होता है गवर्नमेंट अकाउंट को। नहीं तो और बहुत सारे सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं, इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, और बहुत से सेक्शन हैं। तो ये सब चीज़ें तो जो लोग जानते हैं उनको पता है, पर वाई शुड यू डू एनी डिफॉल्ट इन दिस केस? अगर आपने TDS काटा है तो डिपॉजिट जमा कराओ भाई, आपका पैसा तो है ही नहीं है। आपने तो ये बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मैं पैसा काट रहा हूँ, तो उसने कहा भाई ठीक है, आप मेरे ब्याह पे उसको जमा करा दो। तो उस बंदे का जो भी पैन वैन होगा उसके अकॉर्डिंग से
जब रिटर्न भरी जाती है तो सारा का सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको पता है इसकी जो भी TDS करते हैं उनकी रिटर्न भरी जाती है। तो अब आपको जो है 5% की जगह जो है 2% TDS काटने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी आपको 5% जरूरत नहीं। अब ये मेन मुद्दा ये आता है कि अब कटेगा कब से। ये जो मुद्दा है वो 1/10/2024 से एप्लीकेबल होने वाला है और यहीं से आपको जो TDS का डिडक्शन है वो 2% से करना है। कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो भाई साहब 2% काटना है, उसको 5% काटने की जरूरत है। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए आप और इसी चीज़ से काम करते रहिए। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर योर कॉमेंट्स and kindly give your comments and share on my videos, and thank you so much, thank you very much once again, and let's meet in another video session. Till that, take care, bye bye.